नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मार्केट और समाप्त, ये हफ्ता भी समाप्त और अब वक्त है आपको आज की बड़ी खबरें बताने का। यानी वो खबरें जो मार्केट से इतर भी हैं, हालांकि मार्केट का हाल भी देखेंगे, लेकिन कुछ और बड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत की खबरें आपके लिए। तो सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। नवंबर एक्सपायरी के पहले दिन बाजार में दायरे में हुआ कारोबार। ऑटो, एनर्जी, इंफ्रा शेयरों में खरीदारी। मेटल, फार्मा, आईटी शेयरों में रही बिकवाली। सेंसेक्स 200 तो निफ्टी 50 पॉइंट चढ़कर हुए बंद। साइबर अटैक के हालात में भी नहीं रुकेगी एक्सचेंज पर ट्रेडिंग। सेबी कर रहा है बीएसई और एनएसई के साथ मिलकर नए सिस्टम पर काम। सेबी चेयरमैन माधवीपुरी बुच का ऐलान। बिना चेक किए मैसेज ना करें फॉरवर्ड। सूरजकुंड चिंतन शिविर में फेक न्यूज और साइबर क्राइम पर पीएम मोदी ने चेताया। पुलिस के लिए एक देश एक वर्दी की भी कई बात। शाह ने आईपीसी में बदलाव का रखा विचार। जजों की नियुक्ति पर फिर से कोलोजियम और एनजेसी का विवाद। कानून मंत्री रिजिजू ने फिर एनजेसी पर दिया जोर। कहा संसद की भावना का हो सम्मान। टॉप अधिकारियों को हटाने के साथ एलन मस्क ने पूरा किया ट्विटर का टेक ओवर। सीईओ पराग अग्रवाल और सीएफओ हुए बाहर। मस्क ने ट्वीट कर कहा चिड़िया अब आजाद। और यूक्रेन पर परमाणु अटैक का नहीं इरादा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दी सफाई। इधर स्वतंत्र विदेश नीति के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। सूरजकुंड चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री मोदी ने आज फेक न्यूज, साइबर क्राइम, एक देश एक वर्दी पर बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने सम्मेलन में आए राज्यों के गृह मंत्रियों से कहा कि उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि कैसे पूरे देश की पुलिस के लिए एक वर्दी की जा सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि फेक न्यूज को लेकर बहुत सावधान होना चाहिए। उन्होंने जनता से अपील की कि वो बिना चेक किए कोई भी मैसेज सीधे फॉरवर्ड ना करें। एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। हमें मालूम है आरक्षण की ऐसी अफवाह फैल गई, फेक न्यूज चल दिया, क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ा था देश को। 6-8 घंटे के बाद जब पता चला तो सब शांत हो गए, लेकिन तब तक तो नुकसान बहुत हो चुका था। और इसलिए लोगों को हमें एजुकेट करते रहना पड़ेगा कि कोई भी चीज आती है उसको फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचो भाई। कोई भी चीज आती है उसको मानने से पहले जरा वेरीफाई करो। और सारे प्लेटफॉर्म पर वेरिफिकेशन की व्यवस्था होती है। एक और विषय हमारे देश की पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आज देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था बनी है, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड की व्यवस्था हो रही है, वन नेशन वन ग्रिड बना है, वन नेशन वन साइन लैंग्वेज बनी है, वैसे ही वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म। हाँ, उस राज्य का एक टैग हो सकता है, उस राज्य का एक नंबर हो सकता है, लेकिन पहचान कॉमन बने, इस पर सोचा। मैं एक विचार के रूप में रख रहा हूं, न मैं कहीं आपसे आग्रह भी करता हूं, मैं सिर्फ एक विचार रखता हूं और विचार पे चर्चा कीजिए। कभी ठीक लगे, 5 साल 50 साल 100 साल के बाद भी उपयोगी लगेगा तो जरूर देखिए। तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं वन नेशन वन यूनिफॉर्म। वो कह रहे हैं कि कोशिश की जाए कि पूरे देश में पुलिस की वर्दी एक सी दिखाई दे। सिर्फ उस राज्य का टैग या बिल्ला वहां हो सकता है, लेकिन एक जैसी वर्दी की वकालत वो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है धीरे धीरे, उससे कैसे बचा जाए। और खासतौर पे फेक न्यूज पर उनका फोकस है कि बिना सोचे समझे, बिना वेरीफाई किए किसी भी खबर को आगे मत बढ़ाइए। इधर साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, लेकिन ये खबर आ रही है सेबी के मार्फत। अब साइबर अटैक के दौरान भी स्टॉक एक्सचेंजों का काम नहीं रुकेगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी एनएसई और बीएसई के साथ मिलकर एक सिस्टम डेवलप कर रहा है जिससे साइबर हमले के खतरे से निपटा जा सकेगा। ये जानकारी आज सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने दी। वो IIM बेंगलोर के एक कार्यक्रम में बोल रही थी। सेबी चेयरपर्सन ने बताया कि नए सिस्टम में एक एक्सचेंज पर मौजूदा क्लाइंट का ट्रेड डेटा दूसरे एक्सचेंज के सर्वर पर भी स्टोर किया जाएगा। इससे साइबर अटैक की स्थिति में भी मार्केट के काम पर असर नहीं पड़ेगा। इस सिस्टम के मार्च तक शुरू हो जाने की उम्मीद है। We've actually gotten our 2 biggest exchanges
to have in place a mechanism, and this is work in progress now. I think we'll go live by about March of next year, where you're now mitigating against software risk. So all the data of every client's position and collateral which is there on Exchange A is online, going and sitting in a storage box next to Exchange B's system in their data center. If Exchange A goes down, and if SEBI determines that this is on account of software attack, meaning a cybersecurity attack, and it's not going to be possible for their DR site to come up in time, SEBI will press the button for that data to be uploaded into Exchange B's system, their software. Okay? And now every participant in the market can operate on Exchange B as though he was operating on Exchange A. This has never been done anywhere in the world, and we will be the first to do this. तो आया आपको समझ में, माधवीपुरी कुछ बता रही हैं कि किस तरीके से सिस्टम काम करेगा। एक ही डेटा को, एक क्लाइंट के डेटा को अलग अलग जो एक्सचेंज पर मौजूद है उसे दूसरे एक्सचेंज पर भी रखा जाएगा, और इन केस जब कोई साइबर अटैक होता है, कोई साइबर हमला होता है और सेबी को लगता है कि ये उस वजह से डाउन है और कोई इमरजेंसी रिस्पांस नहीं आ पाता है एक्सचेंज ए जिसको वो बोल रही हैं, तो फिर ये सेबी के हाथ में होगा कि सिर्फ वो एक बटन के क्लिक पर एक्सचेंज ए का पूरा डेटा जो एक्सचेंज बी पर भी मौजूद है उसे एक्टिव करे और ट्रेडिंग पर कोई इंपैक्ट ना आए। जितने भी क्लाइंट हैं जो एक्सचेंज ए पर हैं उन पर कोई असर पड़ता हुआ यहां नहीं दिखाई देगा। बता रहे हैं कि मार्च तक ये शुरू हो सकता है नया सिस्टम, और एनएससी और बीएससी के साथ मिलकर सेबी इस पर काम कर रहा है। तो चलिए, ये तो बात हो गई अगर केस में इन केस साइबर हमला होता है किसी एक्सचेंज पर तो क्या होगा, लेकिन आज बाजार में क्या हुआ वो देख लेते हैं। नवंबर एक्सपायरी के पहले दिन आज बाजार दायरे में ही रहे। आज सेंसेक्स 203 पॉइंट चढ़कर 59,960 पर, तो निफ्टी 50 पॉइंट चढ़कर 17,787 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज दबाव रहा। सबसे ज्यादा खरीदारी आज ऑटो, एनर्जी और इंफ्रा शेयरों में देखने को मिली, लेकिन अगर हम बात करें मेटल, फार्मा, आईटी शेयरों की तो आज यहाँ पर बिकवाली का आलम था। तो सबसे ज्यादा दबाव आज बैंकिंग और रियल्टी शेयरों पर देखने को मिला। न्यू एज कंपनियों का वैल्यूएशन महंगा होने की उम्मीद है, ये कहना है कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा का। गुरमीत चड्ढा के मुताबिक न्यू एज कंपनियों में शामिल नायका का कारोबार थोड़ा ठीक रहने की उम्मीद है, लेकिन बाकी कंपनियों से उम्मीद थोड़ी कम है। नायका मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी एक थोड़ा सा यूनिक प्ले है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर पे। उनका यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छा है। अगर आप सही तरीके से देखें तो पहला ओमनी चैनल है जो ऑनलाइन से ऑफलाइन को ठीक से इंटीग्रेट कर रहा है, नए मैट्रिक्स ऐड कर रहा है। उन्होंने अभी एक कंसेप्ट शुरू किया था नायका एवरीडे, जिसको थोड़ा सा ट्रैक्शन मिला है। तो ये मे बी थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं, पर इसमें स्टैगर्ड बाइंग न्यू एज बिजनेस में इसमें से ये बिजनेस है जो मुझे थोड़ा ठीक लगता है। बाकी जगह पे मैं अभी थोड़ा सा दूर रहूंगा, क्योंकि जहां इस बाजार में अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं है और थोड़ा भी तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। हाल ही में लिस्ट हुई न्यू एज कंपनियों के शेयरों में आज तेज गिरावट दिखाई दी। इसी की क्या वजह रही है बताने के लिए हमारे साथ है हमारी संवाददाता, हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत। तो हर्षदा, अभी हमने गुरमीत साहब को भी सुना कि क्या सोचते वो न्यू एज कंपनियों के बारे में। आज का दिन भी कुछ वैसा ही था। क्या लगता है क्यों इन कंपनियों में गिरावट रही और आगे क्या होने वाला है? अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की जो पोजीशंस देखने को मिली है वो वाकई में निराशाजनक है, लेकिन प्रेशर अब ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि जो लॉक इन पीरियड होता है वो करीब आ रहा है। लॉक इन पीरियड खास तौर से उन निवेशकों के लिए होता है जो दरअसल प्री आईपीओ में कंपनी के साथ जुड़ते हैं और उस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनते हैं। तो नवंबर 10 ऑनवर्ड्स दरअसल कई ऐसी कंपनियां हैं जो हाल ही में लिस्ट हुई हैं, और खास तौर से इसमें वो न्यू एज कंपनियां हैं जहां पर लॉक इन पीरियड दरअसल खुलता हुआ दिखाई देगा, और वही दरअसल सेंटिमेंट को एक बार फिर बिगाड़ रहा है इन कंपनियों के लिए। लिस्ट इनफैक्ट लंबी है। अब ध्यान रखिएगा, इन सभी कंपनियों में कुल मिलाकर करीब 160 करोड़ के शेयर्स बिकने में आते हुए दिखाई देंगे। यहां पर ऐसी भी कंपनियां हैं जिसमें पेटीएम, नायका, पीबी फिनटेक और साथ ही साथ डिलीवरी जैसे नाम शामिल है। पीबी फिनटेक 15 नवंबर को इसका लॉक इन पीरियड खुलेगा, 10 नवंबर को नायका का लॉक इन पीरियड खुलेगा, और साथ में आप ये जो डेटा देख रहे हैं वो इशू प्राइस से स्टॉक इस समय किस तरह से बर्ताव कर रहा है
उसकी एक झलक है। डिलीवरी में करीब 27% तक की गिरावट इशू प्राइस की तुलना में देखने को मिली है। 24 नवंबर को इसका लॉक इन खुलता हुआ दिखाई देगा। और ऑफ कोर्स हमने देखा है पेटीएम में भी जो लॉक इन खुलेगा वो लगभग 18 नवंबर की तारीख फिक्स्ड है, लेकिन ये स्टॉक अपनी इशू प्राइस जो 2150 रुपए के आसपास थी उसकी तुलना में इस समय पेटीएम 70% के डिस्काउंट या फिर नुकसान में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कितने स्टॉक्स दरअसल मार्केट में आएंगे? 160 करोड़ के शेयर दरअसल बाजार में बिकने में आएंगे। इन 4 कंपनियों की हम बात कर रहे हैं इस समय। साथ ही साथ वो कौन से निवेशक हैं जो दरअसल एग्जिट ले सकते हैं या फिर बेच सकते हैं अपना हिस्सा? तो इसमें प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट और साथ ही साथ प्री आईपीओ के आसपास जो निवेशक अतिरिक्त जुड़े थे वो दरअसल अपना हिस्सा बेचने के लिए आ सकते हैं। उनके लिए लॉक इन पीरियड खुल रहा है। तो कुल मिलाकर 87,000 करोड़ के शेयर बाजार में बिकने के लिए आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा इन 3-4 कंपनियों ने मिलकर करीब 34,000 करोड़ का कुल इशू साइज सामने बाजार में लाया था, तो उतनी रकम इन्होंने जुटाई थी, लेकिन 87,000 करोड़ के शेयर्स यहां पर अब बिकते हुए दिखाई देंगे। खास बात यह है कि इन कंपनियों के लिए कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पर जो एग्जिट होगा या लॉक इन पीरियड होगा थोड़ा सा शेयर होल्डिंग कम है। स्पेशली नायका के केस में 34% ऑफ शेयर होल्डर्स अपना हिस्सा बेचते हुए दिखाई देंगे। लेकिन 3 कंपनियां जिस पर ज्यादा संदेह है या फिर जिस पर ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है उसमें पेटीएम है, आपका पीबी फिनटेक है और डिलीवरी है। इसमें लगभग 80 से 85% शेयर होल्डर्स अपनी लॉक इन पीरियड से बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे, तो उनकी तरफ से प्रेशर आ सकता है। और सबसे बड़ी चीज इन तीनों कंपनियों में एक जो कॉमन फैक्टर है कि सॉफ्ट बैंक 10% तक का हिस्सा उन 3 कंपनियों में होल्ड करती है। तो ऐसे में सवाल यही है कि सॉफ्ट बैंक पर जिस तरह का दबाव बन रहा है, क्या वो इस लॉक इन का फायदा उठाकर एग्जिट करते हुए दिखाई देंगे? यही एक ओवरहैंग है जो इस समय इन स्टॉक्स पर भारी पड़ रहा है। आपको याद होगा जुलाई में जोमैटो का लॉक इन खुला था और वो स्टॉक दरअसल लॉक इन खुलने से पहले करीब 41% वैसे भी करेक्ट हो गया था। और अब ये करेक्शन इन कंपनियों में शुरू हो चुका है जहां पर लॉक इन दरअसल 10 नवंबर ऑनवर्ड्स अलग अलग डेट्स पर खुलता हुआ दिखाई देगा। जी बहुत शुक्रिया आशुदा इस कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए। तो ये है कुछ न्यू एज कंपनियों का हाल और उनके लॉक इन पे अब बहुत सारी चीजें होंगी निर्भर। कई नाटकीय उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद ही लिया है। ट्विटर के पूर्ण अधिग्रहण के बाद मस्क ने छोटा सा ट्वीट किया और लिखा कि द बर्ड इज फ्रीड, यानी चिड़िया अब आजाद है। लेकिन मस्क ने ट्विटर की चिड़िया के साथ साथ कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल, सीएफओ नेड सीगल और लीगल हेड विजया गड्डे को भी कंपनी से आजाद कर दिया। अब मस्क ट्विटर को अपने अंदाज में चलाएंगे। उन्होंने अपना ट्विटर स्टेटस पर खुद को चीफ ट्वीट लिखा है अपने बायो में। मस्क पहले भी कई बार अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं कि वो ट्विटर को एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां सब कुछ किया जा सके। इसके अलावा फ्री स्पीच को बढ़ावा देने की बात करते हुए वो तमाम बैंड अकाउंट्स को फिर से एक्टिव करने की भी बातें करते रहे। अब देखना है कि ये कब और कैसे होगा। जजों की नियुक्ति को लेकर कानून मंत्री ने एक बार फिर से कोलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। हमारे सहयोगी चैनल CNN न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में किरण रिजिजू ने कहा कि उनको लगता है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ज्यादा बेहतर है। रिजिजू ने कहा कि जो कोलेजियम सिस्टम है वो बेस्ट नहीं है और उन्हें लगता है कि NJC बेहतर सिस्टम है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि सभी पार्टियों ने मिलकर NJC सिस्टम बनाया था और राष्ट्र और जनता की भी यही इच्छा है। See, when it comes to National Judicial Appointment Commission, it was an act passed by the Parliament unanimously. All parties came together and passed this particular act in both houses of the Parliament. So, when all parties join means it is a will, collective will of the nation. So, once a collective will of the nation has been brought together by all parties and passed through the Parliament, we were expecting that judiciary or the Supreme Court will respect the will of the people and will of the Parliament. We felt that NJC was a better option.
संयुक्त राष्ट्र की स्पेशल कमेटी की मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर कड़ा हमला बोला है। 26/11 के मुजरिमों को सजा दिलाने को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को घेरा। विदेश मंत्री ने कहा कि अभी भी मुंबई अटैक के मुजरिमों को पाकिस्तान में सजा नहीं दी गई है और वो खुले घूम रहे हैं। We will be observing the 14th anniversary of these costly attacks on Mumbai in November 2008. While one of the terrorists was captured alive, prosecuted and convicted by the highest court in India, the key conspirators and planners of the 26/11 attacks continue to remain protected and unpunished. दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टेलीकॉम कंपनियों को 5G सेवा के रोल आउट में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने कंपनियों को टावर लगाने के लिए स्पीड 4 गुना यानी कि 4 गुना तेजी से काम करने के लिए कहा है। देखिए आज के टेलीकॉम अपडेट में ये रिपोर्ट। CNBC Awas and Salasa Techno Engineering present Telecom Update. टेलीकॉम सेक्टर में तेजी से रिफॉर्म करने के बाद सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को 5G सेवाओं का रोल आउट 4 गुना तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने राइट ऑफ वे इक्विपमेंट एक्सपोर्ट नियम आसान कर दिए हैं। इसके अलावा सारी मंजूरी ऑनलाइन हो गई है। अब सिर्फ सेल्फ सर्टिफिकेशन देना है। छोटे टावर या स्ट्रीट फर्नीचर लगाने के लिए कंपनियों को सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना होता है और सिर्फ 100 रुपए की फीस चुकानी होगी। सरकार का मानना है कि अभी हर हफ्ते कंपनियां 2500 टावर्स लगा रही हैं, लेकिन इसे 4 गुना तक बढ़ाना चाहिए और हफ्ते में 10,000 तक टावर लगने चाहिए। मोदी जी का क्लियर संकल्प है, हमें गरीब से गरीब घर में, हमें रिमोट से रिमोट गांव में उतनी ही डिजिटल सर्विसेज, उसी क्वालिटी की डिजिटल सर्विसेज पहुंचानी है जो कि बड़े शहरों में है। डिजिटल इंक्लूजन मोदी जी का मिशन है। डिजिटल इंक्लूजन प्रधानमंत्री जी का क्लियर पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है। जो भी चीज डिजिटल इंक्लूजन के लिए है, जो भी उसके रास्ते में बाधा है, उसको हम दूर करेंगे। कंपनियां नए स्पेक्ट्रम बैंड का इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए सरकार ने नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान 2022 को हरी झंडी दे दी है। नए सरल संचार पोर्टल ने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की मंजूरी मिलना आसान कर दिया है। कंपनियों को मंजूरी लेने में 1 साल का वक्त लगता था, लेकिन अब ये महज 2 महीने में हो जाता है। NFAB 2022 का एक दूरदर्शनीय बिंदु ये है कि वो एक रेगुलेटरी सर्टेनिटी देगा, क्योंकि वो ITU की जो रेडियो रेगुलेशंस है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और उसको एज रेलेवेंट टू इंडिया है उसको अडॉप्ट किया गया है। तो इससे हमें एक सर्टेनिटी मिलेगी। सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सुधारों ने टेलीकॉम सेक्टर को नई गति दी है। अब टेलीकॉम कंपनियां तेजी से नए टावर्स जोड़ती हैं तो ग्राहकों को कॉल ड्रॉप और स्लो स्पीड से छुटकारा मिल सकता है। असीम मनचंदा, दिल्ली। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार दिखाएंगे आपको आस्था का महापर्व छठ की नहाए खाए के साथ हो गई है शुरुआत। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरें। अब आप भी सरकार का बिजनेस पार्टनर बनकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दरअसल NHAI का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर BSE स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ है। मुंबई में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने NHAI इनविट की लिस्टिंग कराई। इस मौके पर गडकरी ने बताया कि इस स्कीम में पेंशनर, कम कमाई वाले लोग अपने पैसे लगाकर बैंकों से ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। इस स्कीम में 10,000 रुपए लगाकर सालाना 8% से ज्यादा रिटर्न का मौका बनता है। जो सैलरी कमाते हैं, महीने में रिटायर्ड हुए हैं, उन लोगों के इन्वेस्टमेंट को उनको हम 8% तक रिटर्न दे रहे हैं। और ये भी सुविधा है कि अगर वो चाहते तो रिटर्न उनको मंथली मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि इतना रिटर्न तो कहीं मिलता ही नहीं। तो निश्चित रूप से रिटायर्ड लोगों के लिए, जैसे हमारे सिक्योरिटी के कर्मचारी होते हैं, हमारे छोटे छोटे कर्मचारी होते हैं, उनको रिटायर्ड होने के बाद इसका बहुत अच्छा उपयोग होगा। और इसके लिए जो रिस्पांस मिला है
उसके लिए निश्चित रूप से मैं उनका आभारी हूं और जल्दी ही अब इनविट में और प्रोजेक्ट लेकर हम आएंगे। हमारे पास प्रोजेक्ट की कोई कमी नहीं है। आस्था के महापर्व छठ पूजा का आज से प्रारंभ हो गया। नहाय खाए से छठ की पूजा की शुरुआत की गई। वहीं सप्तमी तिथि के दिन यानी कि 31 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाएगा। छठ के दौरान महिलाएं लगभग 36 घंटे का व्रत रखती हैं और छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा अर्चना करती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में छठ का महापर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। अपने परिवार के साथ छठ पर घर जाने की बहुत मारामारी है, लेकिन इस बीच स्टेशन पर पैसेंजर्स को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए दिल्ली में खास इंतजाम भी किए गए हैं। दिल्ली से विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ले रही हैं इसका जायजा। छठ का मौका है और इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां से छठ के मौके पर लाखों गाड़ियां बिहार की ओर जाती हैं। अगर कोविड के पिछले 2 सालों को छोड़ दिया जाए तो इस जगह पर इस वक्त तक छठ के 1 से 2 दिन पहले तक मारामारी रहती थी, लेकिन आप देख सकते हैं इस बार का नज़ारा बिल्कुल अलग है। आखिर क्यों? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेलवे की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं उन यात्रियों के लिए जो छठ के मौके पर बिहार और झारखंड की ओर जाना चाहते हैं, अपने गांव, अपने शहर इस मौके पर जाना चाहते हैं। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 से 8 अनरिजर्व टिकट काउंटर बनाए गए हैं, यानी यहाँ पर जो यात्री आ रहे हैं बिहार और झारखंड की तरफ जाने के लिए वो इधर आ सकते हैं, अनरिजर्व टिकट काउंटर से टिकट खरीद सकते हैं और रेलवे जैसे ही यहाँ पर 1 से 1,500 यात्री टिकट कटाता है, एक स्पेशल गाड़ी चलाई जाती है अनरिजर्व कैटेगरी में। यही वजह है, ये बहुत बड़ा कदम है जो इस बार छठ के मौके पर रेलवे ने उठाया है और जिसकी वजह से यहाँ पर आपको मारा मारी नहीं दिखाई देगी, भीड़ भाड़ लोगों की नहीं दिखाई देगी। चलिए, तो छठ के लिए घर जाने की मारामारी है, लेकिन विशेष इंतजाम किए गए हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और साथ में कुछ और जगहों पर भी। तो आप सभी को भी छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। और इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत फिलहाल के लिए, लेकिन CNBC आवाज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।